हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ये क्वेश्चन रेलवे के 2018 से 2016 के बीच में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके किसी भी परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि दोस्तों, आपको ये जो श्रृंखला दिया गया है इसमें आपको पूरा करना है। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको देखना होता है कि ये कोण कितने एंगल पे घूम रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम देखें इसको तो आपका जो पहला ऑप्शन है इसमें अगर ये 90 अंश पे खड़ा है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये 45-90 अंश फिर ये घूमता है तो ये इधर हो जाता है। उसी तरीके से जब हम इधर देखें तो ये 90 अंश पे खड़ा है, अगर ये फिर 90 अंश अगर घूमेगा तो इसका जो है कि एंगल किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। अगर आप देखें तो इस साइड में आपका कौन सा क्वेश्चन है, इसमें आपका जो ऑप्शन मिल रहा है वो हमारा बी मिल रहा है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ऐसे रेक्टेंगलों को लगाने के लिए दोस्तों आप लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखा करिए कि वो किस तरफ घूम रहा है और किस तरफ वो कितने अंश पे घूम रहा है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, इस श्रृंखला में रिक्त स्थान पर उचित अक्षर का चयन करें। यानी कि आपको बताना है ये जो आर वाई एफ एम टी दिया गया है, इसके बाद टी के बाद आपका कौन सा लेटर आएगा। आपका ऑप्शन है आर जी ए डी। दोस्तों, ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको इन सारे अक्षरों का स्थानीय मान पता होना चाहिए, यानी कि ये कितने नंबर पे आता है। अगर हम देखें दोस्तों तो आर हमारा किस नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। एफ हमारा 6 नंबर पे आता है। एम हमारा 13 नंबर पे आता है। टी हमारा 20 नंबर पे आता है। अगर हम देखें इन दोनों के बीच कितने कितने अंतर हैं, तो अगर 18 से 25 के बीच में जाएं तो हम देखेंगे 7 का अंतर है। 25 से अगर हम 6 जाएं, यानी कि जेड के बाद फिर आपका ABCD फिर से स्टार्ट होगा। अगर हम एफ में देखें तो भी 7 का अंतर है। उसके बाद अगर हम 6 से 13 जाए तो भी 7 का अंतर है, और 13 से 20 में जाएं तो भी 7 का अंतर है, यानी कि ये लगभग सब में 7-7 का अंतर है। उसके बाद अगर हम 20 देखें, 20 पे हमारा टी आता है, और टी के बाद अगर हम 7 नंबर जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना, ए, यानी कि ए। आप अगर हम 20 में 7 जोड़ेंगे तो वो 27 हो जाएगा, और 27 क्या होता है, ए, यानी कि जेड हमारा 26 होगा और ए एक जुड़ेगा तो वो हो जाएगा 27, यानी कि ए। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि इस खाली स्थान पे, रिक्त स्थान पे, क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आएगा अल्फ़ाबेट, ए आएगा। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है, चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। दोस्तों, यानी कि आपको बताना है ये जो आपका श्रृंखला दिया गया है इनमें आपको अपने मन से गुणा भागा करना है और इन चिन्हों में से उस ऑप्शन को चूज करना है जो इस 133 को आंसर ला सके। यानी कि किस चिन्हों का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आंसर 133 आए। अगर दोस्तों ऐसे सवालों के लिए हम लोग बोडोमास रूल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले उसमें हम लोग भागा देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर उसमें प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो अगर हम देखें दोस्तों, अगर हम भागा का देखें तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भागा दिया गया है, 9 में 17 का भागा जाएगा नहीं, और ये पहले माइनस जाएगा नहीं। उसके बाद फिर अगर देखें तो भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे चिन्हों का अगर प्रयोग करें तो देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे गुणा रख दें, ठीक है, अगर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 पाँचे 125। उसके बाद 125 में अगर हम 7 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 17 अगर जोड़ दे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाए 3 1 4, यहाँ पे हो जाएंगे 1, यानी 142। और 142 में दोस्तों अगर हम 9 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 133, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, डी वाला होगा, यानी कि 133 आएगा। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा नहीं गया था, लेकिन इसके जगह पे जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था उसको मैंने चेंजिंग कर दिया है, क्योंकि इंटरटेन से अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है तो उसको भी ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो आपका क्वेश्चन है, गब्बर का बेटा जो कालिया है
का भाई सांभा की इकलौती बहन जो बसंती है कि माँ की बेटी का गब्बर से क्या संबंध है। यानी आपको बताना है गब्बर का बेटा जो कालिया है का भाई सांभा है कि इकलौती बहन जो बसंती है कि माँ की बेटी का गब्बर से क्या संबंध है। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए दोस्तों आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम आते हैं डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि गब्बर का उनकी बेटी से क्या संबंध है। तो हम आते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है गब्बर को आप यहाँ से बना लीजिए ऐसे, ठीक है, उसको जी से बोल लीजिए। गब्बर का बेटा कालिया, यानी गब्बर ऊपर रहेगा कालिया नीचे रहेगा। कालिया का भाई सांभा, यानी उसके बगल में आपको सांभा भी लिख देना है, ठीक है। सांभा की इकलौती बहन जो बसंती है, यानी उसकी बहन बसंती भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद बसंती की माँ, यानी बसंती की माँ यानी गब्बर की वाइफ, यानी गब्बर की वाइफ, और गब्बर की वाइफ की माँ यानी कि इसकी माँ, ये ठीक है। माँ की बेटी गब्बर से क्या संबंध है, यानी कि गब्बर की जो सास है उनकी बेटी कैसे संबंधित है, यानी गब्बर की जो सास की बेटी होगी उनकी क्या लगेगी, साली लगेगी। क्या लगेगी, साली। इस जो ऑप्शन आपका है बी है, ठीक है। यानी आप लोग ऐसे डायग्राम बना के आप कर लें, जो जनरेशन होता है उसको ऊपर रखते हैं, अपर वाले बड़े लोगों को और छोटे वाले को नीचे रखते हैं, ठीक है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, रेहान 3 PM पर किसी कॉफ़ी शॉप में जोया का इंतज़ार कर रहा है। उसकी कलाई घड़ी में यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। यानी कि ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पूछ रहा है कि उसके घड़ी में 3 बज रहे हैं और वो किसका इंतज़ार कौन इंतज़ार कर रहा है, जोया इंतज़ार कर रही है, किसका, रेहान का। तो हम आते हैं, देखते हैं। ऐसे आप लोग को बनाना क्या है, डायग्राम बना लेना है। और डायग्राम बनाने के बाद आपको ऐसे आप डायग्राम बना लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे आप पूरब, यहाँ लिखेंगे पश्चिम, यहाँ लिखेंगे उत्तर, यहाँ लिखेंगे दक्षिण। यानी कि ये आपकी एक तरीके से घड़ी भी हो जाएगी। यानी कि यहाँ आपका 3 बजेगा, यहाँ आपका 12 बजेगा, यहाँ आपका 9 बजेगा, यहाँ आपका 6 बजेगा। अब उसने बोला है कि वो उसके घड़ी में 3 बज रहे थे, तो आप 3 को भूल जाइए। उसके बाद वो यहाँ पे क्या कहता है, यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, यानी उसके जो घंटे की सुई थी ये वाली सुई उत्तर पूर्व हो, यानी कि आपका इस वाले एरिया पे हो, तो वो बोल रहा है कि मिनट वाली सुई किधर होगी। यानी कि अगर वो 45 डिग्री इधर पे घूमता है, 45 डिग्री इस एंगल पे, तो उसके बाद जो मिनट वाली सुई होगी वो यहाँ से इस एंगल पे घूम जाएगी, वो भी 45 डिग्री घूम जाएगी। यानी कि आपका जो प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, आपका आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि उत्तर पश्चिम, ठीक है। ऐसे सवालों को आप लोग देखा करिए और वीडियो देखा करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जो इन चारों से अलग है। आपका ऑप्शन है सोना, कार्बन, प्लैटिनम, तांबा। दोस्तों हम बता दें, इनमें जो सबसे अलग है वो हमारा क्या है, कार्बन है। क्योंकि सोना एक धातु है, प्लैटिनम एक धातु है, तांबा एक धातु है और कार्बन क्या है, अधातु है, ठीक है दोस्तों। प्लैटिनम सबसे महंगा होता है। आप लोग वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी को देखते होंगे, मोटे मोटे सिकड़ी पहनते हैं, चेन पहनते हैं, वो बड़ी लाइट मारते हैं, वो प्लैटिनम के होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं, सोना से भी महंगा, ठीक है दोस्तों। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, नीचे कुछ कथन उसके निष्कर्षों के साथ दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के साथ मेल न खाते हों, और फिर यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा इन कथनों से तर्कसंगत है। यानी कि जो कथन दिए गए हैं इनमें से तर्कसंगत कौन सा कथन है वो आपको बताना है। दोस्तों हम आते हैं, सॉल्व करते हैं ऐसे रीजनिंग को लगाने के दोस्तों हम लोग डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कथन क्या है, सभी कलम किताबें हैं। यानी कि सभी जो कलम है वो किताब है। यानी कि आप एक गोला बनाएंगे और उसके अंदर लिख देंगे कलम, यानी कि सभी कलम क्या है,
किताबें हैं, यानी कि इस कलम को आप किताब के अंदर डाल लीजिए। दूसरे वाले हम देखते हैं सभी किताबें इमेज है, यानी कि ये वाला जो किताब है वो सभी क्या है, इमेज है। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा गया है, मेज लिखा गया है, लेकिन वो इमेज है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि इसमें वो क्या है कि आपका ऑप्शन में क्या दिया है, सभी मेज कलम है। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेज तो आपका बाहर है, ये वाला हिस्सा मेज है, तो सभी मेज तो कलम हो नहीं सकता, यानी ये तो गया। उसके बाद कुछ मेज कलम है, हाँ ये वाला हिस्सा कुछ मेज जो है आपका कलम है, यानी कि ये सही है, ठीक है। उसके बाद सभी किताबें कलम है, क्या आपका सभी जो किताब है वो कलम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किताब का तो आपका डायग्राम ये वाला है, कलम ये है, यानी कि ये भी गया। उसके बाद कोई भी मेज किताब नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, यानी कि ये भी गया। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, कुछ मेज कलम हैं, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित देशों में से एक किसी तरह असामान्य है, उनका चयन करें। यानी कि आपको बताना है, ये 4 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इनमें से असामान्य कौन सा है वो आपको बताना है। आपका ऑप्शन है इराक, ईरान, सीरिया या तुर्की। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, तुर्की। तुर्की दोस्तों इसलिए अलग है क्योंकि तुर्की एकमात्र ऐसा देश है जो आधा एशिया में पड़ता है और आधा यूरोप में पड़ता है, यानी कि ये एशिया माइनर पे और यूरोप माइनर पे स्थित एक ऐसा देश है जिसे हम लोग बीमार राष्ट्र भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इराक जो है अरब कंट्री में आता है, ईरान भी अरब कंट्री में आता है, सीरिया भी अरब कंट्री में आता है। लेकिन क्या है कि ये जो है तुर्की मतलब एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, यदि हरे को काला कहा जाता है, काले को नीला कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, लाल को सफ़ेद कहा जाता है। दोस्तों ये सबसे आप काट दीजिए। उसके बाद जो है सफ़ेद को नारंगी कहा जाता है, तो ताज़े खून का रंग क्या होगा? यानी दोस्तों ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपके माइंड में सबसे पहले ये होना चाहिए, खून का रंग कैसा होता है। खून का रंग हमारा क्या होता है, लाल होता है। और इस ऑप्शन में आपको ये खोजना होता है कि आपको लाल को क्या कहा गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर खून का रंग लाल होता है तो लाल क्या कहता है, लाल को यहाँ पे सफ़ेद बोल रहा है, यानी कि लाल खून का रंग जो होगा हमारा वो क्या होगा, सफ़ेद होगा। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ऐसे सवालों को लगाने के दोस्तों आप सिर्फ ये दिखा करिए कि वो क्या पूछ रहा है और दिमाग में ये लगाया करिए कि वो सवाल जो है किससे रिलेटेड है, ठीक है। यानी अगर कलर पूछता है तो वो वस्तु किस कलर की होती है और उसको कैसे बोल रहा है, यानी उसमें किसको कन्वर्ट कर रहा है, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, यदि ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ प्लस, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भागा हो तो आपको इस सीरीज का आंसर निकालना है, ठीक है। तो आइए हम ऐसे सवालों को हल करते हैं, उनके अल्फ़ाबेट के जगह पे हम लोग चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि ए का अर्थ माइनस हो, आपका यहाँ ए है, यहाँ माइनस लिख दीजिए। उसके बाद बोलता है बी का अर्थ प्लस हो, आपका बी यहाँ है, यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद बोला सी का अर्थ गुणा हो, आपका सी यहाँ है, आप यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद बोलता है डी का अर्थ भागा हो, आप यहाँ भागा रख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, पहले आपको भागा देना है, किस में, 32 में। अगर 32 में आपका 4 का भागा देते हैं तो कितना जाएगा, 8 चौक का 32, यानी कि कितना बार जाएगा, 8 बार जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको गुणा करना है। अब गुणा देखना है कहाँ पे है, आपका 2 और 7 गुणा करना है, तो कितना हुआ, 2 7 14 हो जाएगा। आप यहाँ पे 14 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, आपका प्लस है, यानी कि यहाँ पे आपका 8, यहाँ पे आपका 14। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 22 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 22 हो जाएगा। अब 22 में अगर हम 6 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, यानी कि 16। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।